अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के दिन विटनेस किए गए। हमने देखा वीक का आगाज़ है, लेकिन मार्केट के अंदर कुछ बियरिश परफॉर्मेंस देखी जा रही है, कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी देखी जा रही है, प्रोटेस्ट वगैरह की सिचुएशन है जिसका इम्पैक्ट मार्केट डायरेक्टली लेते हुए दिखाई दी और ये फाइनली कंक्लूजन दिखाई दिया। 300 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट में फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हिस्टोरिकली मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिविटी देखी जाती है जब रमजान सीजन स्टार्ट होता है। आज भी मार्केट के अंदर वही चीजें देखी गई। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,305.63 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 45,305.63, सेम एज द ओपनिंग। लोअर वाज 44,611.83 एंड फाइनली क्लोजर 44,913.57 का, यानी कि 392.06 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 363.09 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 189.58 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही आज, वैल्यू भी कुछ कम दिखाई दे रही है, 12.85 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर हैं 0.13 के इजाफे के साथ। 1.69 पे क्लोजर। 101.37 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हेफ्टी वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में। बाइको पेट्रोलियम सेकंड स्कॉर्पियो 0.17 का गेन देखा गया। 10.19 पे क्लोजर रहा। 24.25 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली TRG पार्क 11.69 का डिक्लाइन। 153.50 पे क्लोजर रहा। 23.39 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल स्क्रिप्ट्स वाइज परफॉर्मेंस में कुछ इजाफा देखा जा रहा है, कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी डेली बेसिस पे सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज स्पेसिफिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कराची के इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अकबर अली साहब, आप चेयरमैन हैं अमरेली स्टील के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि बातें होती हैं कराची के इश्यूज़ की या इकोनॉमिक इश्यूज़ की भी, लेकिन देखा यह जाता है कि वेटेज जिस चीज़ में हो रहा हो वो चीज़ें सामने नहीं आती, बल्कि दूसरी चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगर आजकल की बात करें तो इकोनॉमी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इकोनॉमी रिकवरी पे है एंड आई थिंक टर्न अराउंड क्या नाम है हो चुका है। मज़ीद गुंजाइश है इकोनॉमी को एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग लेवल पे, फुटिंग पे करने के लिए, राइट। जिसके लिए दो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत की निगाह में उसके ऊपर लाऊंगा कि सेव $1 इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। वो चीज़ों में हमें अपना वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड इम्पोर्टेंट ज़र मुबादला हमें खर्चा नहीं करना चाहिए, जिसके बगैर हमारी इकोनॉमी चल सकती है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बटर, ऑल दीज नॉन एसेंशियल आइटम्स पे हम लोग बहुत पैसा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा कर रहा है। बाय यूजिंग वेरियस मेजर्स ये इसको रिड्यूस करना चाहिए टू ऑलमोस्ट ज़ीरो। जब तक ये हो जाएगा तब तक लोकल इन्वेस्टर्स विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल डेयरी प्रोडक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, लार्ज स्केल क्या नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। बिकॉज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए हमें क्या नाम है दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हर साल डिमांड का इस पे कोई हाथ नहीं है। आप समझते हैं जब डिमांड होती है जब भी वो इंपोर्ट आइटम करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। देखिए, डिमांड जो है ना, मैं जो नॉन एसेंशियल आइटम्स की बात कर रहा हूँ वो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं जिसकी इलास्टिसिटी इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे दूंगा आपके लिए। लुरपैक बटर, मैं कुछ साल पहले मैं देखा था कि एक जो कार्टन है छोटा सा टब, दैट वाज 120 रुपीज़। आज क्या नाम है 620 रुपये है। बिल्कुल। अगर 1000 रुपये भी हो जाएगा तब भी खरीदेंगे, बिकॉज खरीदने वाले जो लोग हैं उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो 200 रुपये का खरीदें या 1000 या 1200 रुपये का खरीदें। सो लिहाजा हमें कुछ चीज़ें ऐसी रोकनी पड़ेगी जो नॉन एसेंशियल है और नॉन इलास्टिक डिमांड है। जो भी प्राइस होगी वो खर्चा करेंगे। एप्पल है,
آپ دیکھیے آسٹریا سے, ساؤتھ افریقہ سے, امریکہ سے ایپلز آ رہے ہیں. کیا ہمارے پاس ایپلز کی پیداوار نہیں ہے؟ اور کتنی زیادہ پیداوار ہے کہ ہم پھینک رہے ہیں, ہم لوگ پھینک رہے ہیں. ہم اس کو کیا نام ہے جو ہے چارہ میں بفلوز کو اور کاؤس کو بہت زیادہ ورائٹی ہمارے پاس موجود ہے. 40% ہمارا جو فصل ہے وہ it is all goes wasted. Why should we import those items which are grown into Pakistan and those items which can grow in Pakistan? Why should we allow those items which are manufactured industrial items completely restrict کرنا چاہیے تاکہ completely restrict by various ways. اب میں کیا نام ہے ان کے اوپر تو زیادہ نہیں بولوں گا, وہ بند دروازوں کے اندر میں بات کی جا سکتی ہے کہ اس کو ریسٹرکٹ کیسے کیا جائے. امریکہ میں اگر آپ جائیں تو آپ 1 کلو ایپل بھی نہیں لے جا سکتے. آپ 1 کلو ایپل ایکسپورٹ کر کے دکھا دیجئے امریکہ میں یا رشیا میں یا انڈیا میں. ان کے جو بیورو اسٹینڈرڈس ہے, بیورو آف اسٹینڈرڈس ہے, وہ آپ کو اجازت ہی نہیں دیں گے جب تک آپ 2-3 سال تک رگڑے نہیں کھائیں گے اور اس کی آپ کی سرٹیفیکیشن نہیں ہوگی. سو لہٰذا ہمارے پاس بہت سارے ٹولز ہیں جس سے ہم کیا نام ہے اپنا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں. ناٹ اونلی ایگریکلچرل پروڈکٹس, ایون انڈسٹریل پروڈکٹس. جب تک اس کی ہم کیا نام ہے ڈیمانڈ کو کیا نام ہے اس کی امپورٹ کو کم نہیں کریں گے تب تک لوکل پروڈکشن بڑھے گی نہیں. چلیں سر کچھ کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں. کچھ ایشوز نظر آتے ہیں, انفراسٹرکچر کے یہاں بہت ایشوز ہیں, کچھ کارٹلائزیشن بھی نظر آ رہی ہے. اگر اسپیسیفکلی اسٹیل سیکٹر کے بارے میں بات کریں تو کراچی کے اندر کیسی دیکھ رہے ہیں آپ اس کی ڈیمانڈ اور کنزمپشن؟ دیکھیے ڈیمانڈ آف اسٹیل از گروئنگ. پرابلم ہے کہ جو بلڈرز ہمارے حضرات ہیں, آباد ہیں, باقی حضرات جو بلڈرز ہیں, بالکل جو بلڈنگز بنانا چاہتے ہیں, ان کے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ آ رہی ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے, کیونکہ تقریباً 300 کیسز جو ہے ڈرائنگز ہیں, بلڈنگز ہیں جو رکی ہوئی ہے بیکاز اس کی اپروولز ابھی تک نہیں ہوئی ہے. جب تک بلڈنگ کی اپروولز نہیں ہوگی تب تک کیا نام ہے وہ کام سٹارٹ نہیں کر سکتے ہیں. سر آپ کی بات صحیح ہے, یہ بات میں آپ کی ایگری کرتی ہوں. لوگ بھی یہ کہتے ہیں اپروولز کے ایشوز آتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کنسٹرکشن پیکج دیا گیا ہے اتنی زیادہ لینینسی موجود ہیں, وہیں دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ سٹیل اور سیمنٹ کے پرائز بھی بہت زیادہ اپ ہوئے ہیں. تو ایسا ہے کیا, آپ لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے؟ نہیں جی, پرائس جو ہے از اونلی ڈیپینڈنٹ اپون دا انپٹس. آپ ہمارے یا ہمارے سیکٹر کے جو آل پاکستان یہ پاکستان لارج اسکیل پروڈیوسرز ایسوسیشن جو ہے PLSP, اس کے آپ نمائندے اور سب دیکھ لیجیے, they were all making losses and they are still making losses. اور پروفٹ ہے بھی تو ویری مارجنل پروفٹ ہے. Last year most of the large steel producers have made losses even after paying very hefty amounts of sales tax and all other duties. So یہ کہنا درست نہیں ہوگا. انٹرنیشنل پرائسز پرائس تو ریز ہوئے ہیں نا, یہ بات تو آپ ایگری کرتے ہیں ابھی کے. اگر بجلی کے پرائس ریز ہوتے ہیں, 1 روپیہ ریز ہوتا ہے تو 1,500 روپے کا فرق آ جاتا ہے. اگر آپ 5 روپے جیسے کہ ابھی ہونے جا رہا ہے کہ 5 روپے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنی زیادہ مارکیٹ کے اندر اسٹیل پرائسز اپ ہو چکی ہیں کہ ایک گھر بننا یا ایک گھر کی جو کاسٹ تھی وہ کافی بڑھ گئی ہے, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مین اسٹیل ہی لگتا ہے کسی بھی گھر کے اندر. اس کا ایک ہی کیا نام ہے سولوشن ہے کہ حکومت اپنے ڈیوٹیز اور ٹیکسز 0 پہ لے آئے. ڈیوٹیز اور ٹیکسز جو ہے آج ہمارے خام راؤ مٹیریل پہ, اسٹیل میلٹیبل اسکریپ پہ, کین یو بلیو اٹ کہ اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ہے, کسٹمز ڈیوٹی بھی ہے, ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی بھی ہے, وہ امپورٹ کرنا بہت زیادہ اور وہ امپورٹ کیے بغیر 1 ٹن لوہا نہیں بن سکتا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ بھائی اگر آپ یہ کر لیں تو پرائسز کم ہو جائے گی, بیکاز اٹ از اے پاس تھرو آئٹم. کوئی جیب سے تو نہیں دے گا. گراس پروفٹ مارجن جو ہمیں 17-18% ہونا چاہیے آج لیس دین 10% ہے, اور لیس دین 10% مینس نیٹ پروفٹ جو ہے 2-3%, اور 2-3% اس کے بجائے تو بیچ باچ کے ہم کیا نام ہے $8.75 بانڈ میں ڈال دیں
या क्या नाम है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के अंदर में डाल दें तो हमें सर्टिफिकेट्स पैसा ज़्यादा मिलेगा। सर अगर यही बात हम बिल्डर हजरात से करते हैं तो उनका भी ये कहना होता है कि इंडस्ट्रीज लगाना तो बहुत मुश्किल हो बहुत गई मुश्किल है, और है। अगर हम बात करें घर बनाने की या प्रोजेक्ट्स बनाने की तो हम बेच देते हैं किसी और कॉस्ट पे, लेकिन जब बनाने के लिए आते हैं तो यहाँ पर चीज़ों की कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, खासकर स्टील और सीमेंट जो कि मेन बेसिक मटेरियल है। देखिए बिल्कुल बढ़ जाएगी, इसलिए कि वो उनके हाथ में भी नहीं है मटेरियल की प्राइसेस, राइट। हमारे हाथ में भी नहीं है। इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ इन द हैंड्स। देखिए 1 टन के ऊपर में आज 1,25,000 या 30,000 रुपए का दाम पे आज क्या नाम है जो है 28,000 रुपए से 30,000 रुपए तो सिर्फ टैक्सेस है पर टन। तो अगर हुकूमत को जो हम सजेशन दे रहे हैं कि कुछ ड्यूटीज़ वो रिड्यूस कर दें या ज़ीरो कर दें तो प्राइसेस कुछ कम होगी, मगर फिर रेवेन्यूज़ का चक्कर आता है। सेक्टर्स की पॉलिसीज आ रही है वहाँ स्टील सेक्टर के बारे में भी सोचा जाए, आपका ये कहना है? जी मैं तो कह रहा हूँ कि हमने वो पेश भी किया हुआ है पूरे हुकूमत को कि हमारे लिए एक स्टील पॉलिसी 15 साल की स्टील पॉलिसी निकाली जाए, और 15 साल की स्टील पॉलिसी अकॉर्डिंग टू WTO रिक्वायरमेंट्स हमें स्पेस दी जाए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नेसेंट इंडस्ट्री। राइट। इसमें जब तक क्या नाम है क्वालिटी स्टील प्रोड्यूसर्स को तरजीह नहीं दी जाएगी हुकूमत से की तरफ से, तो हमारे यहाँ सब स्टैंडर्ड स्टील जो है आज भी 55 से 60% सब स्टैंडर्ड स्टील बार्स और स्टील प्रोडक्शन हो रहा है। राइट। स्टील की बात हो रही है तो हम ये रिपोर्ट देखते हैं स्टील सेक्टर पे, फिर वापस आते हैं। किसी भी मुल्क में सनअती इनकलाब की बुनियाद स्टील मिल्स होती हैं। मुल्क में स्टील के तैयार होने से नए कारखानों का जाल बिछाया जाता है। मुल्क में तैयार होने वाला स्टील दीगर ममालिक से दरामद करदा स्टील से सस्ता और पायदार होने के बायस मुल्क की सनअती ढांचे को मुस्तहकम करने और आज़ाद मईशत को परवान चढ़ाने में मददगार होता है। यही वजह है कि किसी भी मुल्क में मईशत से मुंसलिक ब्यूरोक्रेसी और ताजर बड़ी स्टील मिल्स के क़याम के हमेशा से हामी रहे हैं। चूँकि सनअती इनकलाब से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है, लिहाजा कई तरक्की पजीर ममालिक ने जब स्टील की सनत कायम करने का फैसला किया तो तारीख ने लिखा कि वहाँ चंद बरसों के अंदर ही सनअती कारखानों का अंबार लग गया और वो मुल्क सनअती दौर में दाखिल हो गया। पाकिस्तान में स्टील मिल्स के क़याम का बुनियादी मकसद यही था कि फौलाद की तैयारी के बाद ऐसी बुनियादी मसनूआत तैयार की जाएं जिनसे दीगर इदारे सार्फिन के लिए मसनूआत तैयार कर सके। पाकिस्तान स्टील मिल्स को ही ले लें, पहले तो प्रोफेशनलिज्म के जरिए चलाया गया, फिर सिफारशी कल्चर ने अपने कदम जमाने शुरू किए। इंतजामी बदनवानी फैलती चली गई और मालियाती खसारा बढ़ता गया। मौजूदा हुकूमत ताजिर बिरादरी की नुमाइंदा हुकूमत है जो कि तिजारत और सनत के फरोग के लिए काम कर रही है। स्टील के शोबे में जो बड़े और अहम प्लांट शामिल होते हैं उनमें इंटरकनेक्टिंग रिफैक्ट्री प्लांट्स और आयरन मेकिंग समेत दीगर अहम शोबाजात शामिल हैं। पाकिस्तान में अब सरकारी इदारे के अलावा निजी शोबा भी स्टील से बनी अशिया और आलात अपने तहत बनाकर मुल्क में स्टील की खपत को पूरा कर रहा है। गुज़िश्ता चंद वर्षों में सनत ने बड़ी तेजी से फरोग पाया है और अब ये तकरीबन 1 करोड़ सालाना की सनत बन चुकी है। जहाँ स्टील सेक्टर की बात हो रही हो वहाँ स्टील मिल की बात करना भी ज़रूरी है। प्राइवेटाइज करने का मसला कब से पेंडिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो जाता है कि इसके ऊपर बातचीत भी नहीं की जाती। तो अब्बास साहब से यही मसला हम पूछते हैं, आखिर ये मसला है क्या और ये कब तक सॉल्व होगा? सर बताइए, ये मसला कब सॉल्व होगा? हम कब से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये जो है वो प्राइवेटाइज होने वाला है, इस इदारे के प्राइवेटाइज होने से बहुत से फ़वाइद होंगे जो कि सामने उसके रिपरकशंस भी आते हैं, लेकिन पॉलिटिसाइज भी हो जाता है ये मामला एट द सेम टाइम। तो ये भी बताइए प्लीज़। देखिए पाकिस्तान स्टील जो कायम की गई थी वो सही कायम की गई थी, मगर उसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट पिछले 30 साल 35 साल में हुआ नहीं है। पाकिस्तान स्टील की जो टेक्नोलॉजी है वो 1950 की है, 1950s की। आज की जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर में जगह भी कम चाहिए और एनर्जी एफिशिएंट भी होती है। तो हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि जिसको भी क्या नाम है ये प्राइवेट एंटरप्राइज को दें या इनको चलाने के लिए दें या सेल आउट करें, तो वो ज़रूरी क्या नाम है एक चाइनीज़ कंपनी ने इन्हें प्रपोजल दिया हुआ है प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कि इसको बहाल करने के लिए पहले मरहले में 333 मिलियन चाहिए डॉलर,
सेकंड मरहले के अंदर में 30 तो 35 तो आप चाहिए। ये आइडिया प्राइवेटाइज करने का दे रहे हैं या बहाल करने का दे रहे देखिए हैं? बहाल करके फिर उसको देखिए हुकूमत का काम नहीं है बिजनेस चलाना। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रन अ बिजनेस, पीरियड, एंड ऑफ सेंटेंस, एंड आई एम वेरी फर्म अबाउट इट। हुकूमत को सिर्फ फैसिलिटेटरी बनना चाहिए, उनको फैसिलिटेशन, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहिए। तो सर आपने कोई सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को? आपकी कोई मीटिंग्स हुई हैं जिसमें आपने ये प्रपोजल्स या फिर ये अपने आइडियाज शेयर किए हों? देखिए हमें किसी ने, या मुझे पर्सनली या हमारे एसोसिएशन को किसी ने पूछा नहीं है कि स्टील मिल के बारे में क्या करना चाहिए। जब पूछेंगे तो बता देंगे, अभी बारी नहीं आई है। प्लेटफॉर्म हम आपसे पूछ रहे हैं तो प्लीज बताइए, सॉल्यूशंस तो होने चाहिए। देखिए सॉल्यूशंस बहुत है, नीयत साफ होनी चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए और दिल बड़ा होना चाहिए। एक तरफ विफाक कह रही है कि हम बहाल करेंगे, एक तरफ सिंध हुकूमत कह रही है कि आप हमें दे दीजिए, हम उसको चला लेंगे। तो ये टसल जब तक ख़त्म नहीं होगी और सब पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर इसके ऊपर फैसला नहीं करेंगे जॉइंटली, तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। एक जॉइंट कमीशन होना जॉइंट चाहिए, कमीशन विच इज इक्वल, विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। और मैं यहाँ कहूँगा हुकूमत को कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर में, देखिए पॉलिटिक्स अपनी जगह होना चाहिए, इकोनॉमी और पाकिस्तान को इकोनॉमिक चार्टर के हिसाब से 20 साल का चार्टर, 25 साल का चार्टर होना चाहिए। एग्जैक्टली 2-3 साल का नहीं होना चाहिए, कोई भी बहुत हुकूमत issues आ आती जाते हैं। है दूसरा कहता है जी ये सब कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। दूसरी गवर्नमेंट भी उन्होंने इतना लिया तो हम इतना नहीं करेंगे। Right. एग्जैक्टली पॉलिसीज होनी चाहिए और वो भी 15 से 20 साल जी। की। नंबर 2 पॉइंट जो है, जो भी अखराजात होते हैं पीएसडीपी पे या क्या नाम है नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत प्रोविंसेस पे, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। उसका हिसाब किताब नेट के ऊपर में आना चाहिए और इसकी जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग है वो स्टेट बैंक के 10 टॉप या 50 टॉप ऑडिटर्स को ऑडिट करना चाहिए बिफोर द अमाउंट इज रिलीज टू द कॉन्ट्रैक्टर और टू द प्रोजेक्ट। हमारे यहाँ क्या नाम है जो है प्रोजेक्ट्स बहुत PC1 बनते हैं, बहुत सारे लगते भी हैं प्रोजेक्ट, मगर हुकूमत को या जो टैक्स पेयर है उनको तो सामने नज़र आना चाहिए कि भाई हमारे टैक्स के पेयर के पैसे इस प्रोजेक्ट में इतने लगे हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसका इतना काम हो गया है, कंप्लीशन हो गया है, एक्सटर्नल वेरीफायर, ये काम टैक्स पेयर को भी देखना चाहिए। एक्सटर्नल वेरीफायर होना चाहिए और टैक्स पेयर का भी नुमाइंदर होना चाहिए वो कमीशन के अंदर में, बाद में उसको पेमेंट होनी चाहिए। तो ये बहुत सिलसिला, बिकॉज देखिए टैक्स पेयर यही समझता है कि जी मैं टैक्स दूंगा तो मुझे मालूम नहीं है कि हमारे टैक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा कराची के प्रॉब्लम्स के हवाले से। एग्जैक्टली सर, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि कराची के इश्यूज क्या हैं और बिजनेस कम्युनिटी को क्या मसाइल हैं अभी, अगर हम बात करें तो। नताशा बीबी, मैं आपको पूछूंगा एक ही सवाल, कराची के मसाइल कौन से नहीं हैं, ये बता दें। नहीं सर, आप बताने के लिए बैठे, मैं बताने के लिए बैठा हूँ तो ये कहूँगा कि पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ वाटर। पानी ज़िंदगी है। अगर मैं आज अपने घर पे बैठ के एक फ़ोन लगाता हूँ और मुझे 50 टैंकर चाहिए, मुझे क्या नाम है 50 टैंकर 2-4 घंटे में या नेक्स्ट डे तक मेरी घर के बाहर लाइन लगी हुई होगी। एग्जैक्टली। मगर पाइप के अंदर में पानी नहीं आएगा। इसका मतलब है कि रीजन ये है कि हम जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, हम जल्दी एडजस्ट कर देते हैं। नहीं, पानी है मगर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कोई जगह क्लॉग हुआ है, कोई जगह बंद किया हुआ है, या कोई जगह सही नहीं है निज़ाम। आई रिमेंबर मैनी सिटीज़, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मेगा सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, 10 मेगा सिटीज़ जो है वर्ल्ड की, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम। पानी का एक निज़ाम हम सही नहीं कर सके हैं। एक शहर मैंने देखा है, जिसके अंदर में किसी को भी अंडरग्राउंड टैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है। पानी के उसके टाइम पे प्रेशर इतना होता है कि ऊपर में टंकी के ऊपर में ऑटोमेटिकली पानी पहुंच जाता है, इतना प्रेशर होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
execution is very important. अब मैं आए दिन हम सुनते हैं कि फलाना स्विच का पाइप फट गया, पानी का पाइप फट गया, सीवेज के बहुत इश्यूज हैं। I'll tell you why. I'll tell you, ये नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा, सर कराची के because of अंदर substandard products that are being used. आप देखिए जब क्या नाम है लॉरेंस रोड पे छोटे छोटे 4-4, 5-5 फुट के काट के उसको गोल करके वेल्डिंग करके फिर 4-4, 5-5, 6-6 फुट के पीस होंगे तो क्या जाहिर है होगा? प्रेशर के अंदर में तो वो फटेगा. यूजुअली यू शुड यूज इंटरनेशनल क्वालिटी पाइप्स विच आर 6 मीटर्स या 20 फुट लंबे. इट शुड बी प्रोड्यूस्ड अंडर क्वालिटी अश्योर्ड फैसिलिटी और इट शुड बी आइदर डक्टाइल आयरन पाइप्स और पॉलीएथिलीन पाइप्स और स्टील पाइप्स. मगर ये जो किस तरीके से क्या नाम है पाइप लेइंग हो रही है या कोई जगह जब फट जाता है और हम देखते हैं बार बार वहीं पर फटता है पाइप, वहीं पर क्या नाम है और वहीं अच्छा जोड़ लगते पानी, हैं, वहीं प्रॉब्लम्स होती है। पीने वाला पानी मेरे घर के पास मेरा ड्राइवर बताता है कि साहब देखिए ये साफ पानी क्या नाम है नीचे से उबल रहा है बिकॉज पाइप लीक हो रहा है. So that is why quality is very important. That is why I am saying there should be an audit. एग्जैक्टली सर। Online audit होनी चाहिए for any project that is being undertaking. सर ये तो हुई प्रॉब्लम्स की बात। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताएं, कहाँ देख रहे हैं अभी इंडस्ट्रीज को, और खासकर अगर इकोनॉमिक रिवाइवल देखा जाए इस ईयर के अंदर, फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ बहुत पॉजिटिव नोट पे और कुछ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजन लिए जैसे कि अगर स्टेट बैंक के एक्ट की बात की जाए या डिफरेंट पॉलिसीज लाई जाए तो कुछ ग्रास रूट लेवल्स पे काम हो रहा है और चेंज करने की बातें हो रही हैं। तो क्या आप देख रहे हैं, कैसे समझते हैं जो चीज़ें आ रही हैं वो ऑन दी पॉइंट है या टू दी पॉइंट है? देखिए नताशा बीबी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक मी अगर मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ तो उसे क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए और गैस चाहिए. बिल्कुल बेसिक बेसिक नेसेसिटीज़ ये 4 चीज़. हम ज़मीन लेने जाते हैं तो करोड़ों रुपए एकड़ की है. अपफ्रंट कॉस्ट जो है, बिजली लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि जी पीछे से बिजली लानी पड़ेगी, वो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, 4 बिलियन रुपीस जमा करा दीजिए. नंबर 3 गैस, बोलते हैं कि जी आपके यहाँ गैस लाने के लिए 60 या 70 करोड़ या 80 करोड़ खर्चा होने वाला है, आप जमा करा दीजिए. ओके पानी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि जी आपको 4 इंच की लाइन चाहिए, 6 इंच की चाहिए, तो हमारा ये शेड्यूल है, उसके अंदर में करोड़ों रुपए आप जमा कर दीजिए. इंडस्ट्री लग नहीं सकती है विथ ऑल दिस हाई अपफ्रंट कॉस्ट. ये तो सर क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज हैं, पॉलिटिसाइज किए हुए नहीं, मामला, नहीं, या सर, इश्यूज कहाँ पर हैं? एक ज़माना था, आई विल टेल यू मैडम, क्या नाम है जो नताशा बीबी कराची इलेक्ट्रिसिटी KESC होती थी 1970s की मैं बात करूँगा कि हमने एप्लीकेशन दी, जमा कराई और हमारी अभी फैक्ट्री चालू नहीं हुई थी, उसके पहले वो लोग लाके हमारे दरवाजे के पास केबल बिछा के चले गए थे विदाउट एनी पेमेंट. उनका काम है बिजली डोर स्टेप तक लाना. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते थे उस वक्त काम करने में, अब कोई इंटरेस्ट नहीं है नहीं, काम interest करने में, नहीं है, रीजन पैसे क्या भी है? नहीं है ना, पैसे भी नहीं लेने. वाई शुड द एंटरप्रेन्योर पे अप फ्रंट फॉर ऑल दीज 4 थिंग्स? हम जॉब्स दे रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मशीनरी में, इक्विपमेंट में, ट्रेनिंग में, और अपने नौजवान को ट्रेनिंग करने के लिए बिल्कुल। हम कर रहे हैं. तो भाई गवर्नमेंट शुड गिव अस प्लॉट्स फ्री ऑफ चार्ज विथ ऑल दीज फैसिलिटीज एट आवर डोर स्टेप. जब जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा. और इंडस्ट्रियलाइजेशन इफ़ यू मेक इट वेरी एक्सपेंसिव, उसकी मसनूआत की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होगी, जॉब्स के इश्यूज और आ जाएंगे इम्पोर्टेड यहाँ क्या नाम है जो है मसनूआत की प्राइस फिर उनको ड्यूटी हाई रखनी पड़ेगी. तो ईज एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आप बहुत इतना ऊंचा ले जाएंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मगर इट विल बी वेरी सेलेक्टिव. हमें बहुत दूर तक जाना है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और एग्रीकल्चरल मॉडर्न प्रैक्टिसेस के लिए. कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मॉडर्न एग्रीकल्चर, और सिंध का मैं कह रहा हूँ, सिंध मेरा प्यारा सूबा जो सिंध है, वो क्या नाम है दलदल के अंदर में फंसते जा रहा है. गरीब गुर्बत बढ़ती जा रही है, जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है, जॉब्स नहीं है, कोई दिन खाली नहीं होता है.
नताशा बीबी कि जो कि मेरे को 3-4 फ़ोन्स नहीं आते हो कि भाई मेरे बच्चे को रख लेना, मेरे बंदे को रख लेना, मेरे Right. को, तो यू नो दिस इज वेरी वेरी बैड. इट इज द गवर्नमेंट्स जॉब टू क्रिएट जॉब्स. गिव अस द फैसिलिटीज, विल क्रिएट जॉब्स. आज अल्लाह के फजल से अमरेली स्टील के पास 1300 लोग हैं. आपको 5000 की नौकरी चाहिए, आप मुझे आइए बैठिए मेरे साथ, सहूलत दीजिए, मैं क्या नाम है 3 साल में 5000 नौकरियां दे दूंगा. 5000 के बजाय 50,000 लोग उस पर पलेंगे. तो सर ये तो आपने बेसिक इश्यूज बताए हैं जो एक न्यू इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं उनके क्या मसाइल हैं? आप जैसे आप बोल रहे हैं कि मसाइल, सबसे ज़्यादा जो मसाइल है बीबी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एंड रोड्स, और अगर भूले से बारिश हो जाए एंड तो कम्युनिकेशंस एंड पावर. पावर के हाल देखिए, आपके जितने भी क्या नाम है थंबे लगे हुए हैं, सड़ गए, गल गए, ख़त्म हो गए, और बारिश एक आती है तो पूरा शहर डूब जाता है, बंद हो जाता है. तो ये सब प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है. ये सब इश्यूज़ हैं कराची के, जिसके साथ हम पले हुए हैं, बड़े हुए हैं. और ये मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कम से कम सिंध क्या नाम है जो है ऐसी तरक्की करे, ऐसे प्रोग्राम्स लाएं. और ये मैं अपने आपके हवाले से मैं कहूँगा सिंध गवर्नमेंट को, आइए हमारे साथ बैठिए, कफन के कपड़े में जेब न सिए. हमें यहाँ कुछ करने के लिए अल्लाह मियाँ ने भेजा है कि हम उसके गरीब अशरफुल मखलूक के साथ क्या बर्ताव कर सकते हैं. राइट. और इसी सिलसिले में मैं आपको अभी ले जाऊंगा अपनी तरफ कि हुनर फाउंडेशन की तरफ, जो कि हुनर फाउंडेशन एक इदारा है जिसका मैं वन ऑफ द फाउंडर्स हूँ. अभी मैं बोर्ड की मीटिंग ख़त्म करके यहाँ आया हूँ. अच्छा. 10 मिनट पहले ख़त्म हुई है. हुनर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो नौजवान मैट्रिकुलेट्स को लेकर, और हम उनको फ्री ऑफ चार्ज, हम क्या नाम है उनको तरबियत दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेल्डिंग में, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक में, ताकि एक बच्चे का अगर ट्रेनिंग हो जाए तो हम उसको क्या नाम है जो है वो घर से आउट हो जाता है. वो जो गुर्बत से जो फैमिली है गुर्बत से निकल आती है. गुर्बत से निकल आएगी. सर कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितनी फैमिलीज फायदा उठा सकेंगी? देखिए, एक अगर क्या नाम है हम नौजवान को तैयार करते हैं, एक नौजवान को हम तैयार करते हैं तो 10 लोगों को सहारा मिल जाता है. एक फैमिली में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 10 लोगों का फ़ायदा होता है. सो एक फैमिली को गुर्बत में, हमको चाहिए कि हम अपनी फैमिलीज़ को, गरीब फैमिलीज़ को गुर्बत से निकालें और उसको मिडिल क्लास में लाएं, ना कि बिल्कुल बेगर बना दें और उनको मांगने में मजबूर कर दें. बिल्कुल क्या नाम है हमें क्या नाम है मछली देनी नहीं चाहिए किसी को भी. वो दूसरे दिन आएगा मेरी मछली किधर है. मछली पकड़ना सिखाओ. वही हुनर फाउंडेशन कर रही है. और मैं आपके तवस्सुल से ज़रूर क्या नाम है ये अपील करूँगा अवाम के लिए कि हुनर फाउंडेशन को अपनी ज़कात और अपना क्या नाम है जो है डोनेशन जल्द से जल्द उनको भेजें, ताकि हम क्या नाम है जो है नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए नए इंस्टीट्यूट्स भी खोल सकें, और जो ऑलरेडी है उनकी हम कर सकें, उनकी मदद हो जाए. सर इंडस्ट्रीज की बात हो रही थी, तो जो करंट इंडस्ट्रीज मौजूद हैं उनके इश्यूज आप बता रहे थे, तो प्लीज़ वो भी बताइए कि आपने कहा कि हम बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और जिस तरीके से अगर सब्सिडाइज करने की बात की जाए या बेसिक नेसेसिटीज़ दी जाएँ तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ईजी हो जाएगा. ये नीड ऑफ द आवर है, पाकिस्तान को ज़रूरत है अभी. तो क्या मसाइल हैं सर जिसका इम्पैक्ट आप समझते हैं कि ज़्यादा आ रहा है, उनको हल किया जाए तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज़ है उसका मसला ज़्यादातर क्या नाम है टैक्सेशन के हवाले से है, और एनॉमलीज़ इन द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे हमने कहा है कि स्टील की पॉलिसी, में स्टील इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं उसके ऊपर बोलूँगा कि बिल्कुल आपके पास 20 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, 25 साल की पॉलिसी होनी चाहिए. सबको इकट्ठा बैठ कर एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि आज मैडम
we are producing only 7 million tons. Per capita consumption is only 40 kilograms per सर आप person. समझते हैं जितनी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं स्टील सेक्टर के हवाले से वो काफी हैं, उनसे जो आपकी डिमांड है वो फुलफिल हो रही है? नहीं हो रही है. 7 million tons to 8 million tons है. 2035 to 2040 में 40 मिलियन टन हमें लोहा चाहिए होगा. उसकी क्या मनसूबाबंदी हो रही है, उसकी क्या प्लान्स बन रहे हैं, उसकी कोई क्या पॉलिसी बन रही है? तो सर हमारे पास कोई ऐसी बेसिक माइंस मौजूद नहीं है, हमें इंपोर्ट ही करना है, यही सोल्यूशन है हमारे पास? नहीं, बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करना है. इंपोर्ट करेंगे तो आपका रुपया जो है 150 पे है वो 500 पे चला जाएगा. हमें इंपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना है. वी हैव टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरीथिंग आवरसेल्व्स. वी हैव टू प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. जो बाहर से आ रही है, हुकूमत कह रही है अच्छा आपका टैक्स रिड्यूस करेंगे तो फिनिश प्रोडक्ट पे भी हम सर वो रिड्यूस टैक्स करेंगे. रिड्यूस करेंगे तो आप प्राइस कम कर देंगे, क्योंकि प्राइस ये कम भी कर कहा देंगे. जाता है यहाँ पर माफिया मौजूद है और प्राइस बढ़ा रहे नहीं, हैं. मैं- यहाँ पर बिल्डर हजरात काफी हमारी इससे परेशान हैं. इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री का जहाँ पे मैं हूँ, इट इज़ फुल्ली डॉक्यूमेंटेड. अमरेली स्टील इज़ फुल्ली डॉक्यूमेंटेड. इट इज़ अ पास थ्रू आइटम. कल कर दें तो परसों क्या नाम है. चलें सर, सिर्फ आपकी इंडस्ट्री जाएगा. फुली डॉक्यूमेंटेड है ना, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट के अंदर विदाउट एनी नेम आ जाते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में प्रॉपर पॉलिसीज होनी चाहिए, ऑडिटिंग बराबर होनी चाहिए. जो मैं कहता हूँ पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री के अंदर में हमारे से, हमारे क्या नाम है वकार मसूद साहब और बातें सब देख रहे हो, सुन रहे हो, टैक्स बहुत है स्टील इंडस्ट्री में. झाड़ू लगाइए, इकट्ठा कीजिए. ऑलमोस्ट 30 to 40 बिलियन रुपीस आपको एडिशनल टैक्स विदाउट इंश्योरिंग एनी टैक्स रिलीफ या इंक्रीज इन टैक्सेशन, आपको ये 25-30 बिलियन रुपीस पड़ा हुआ है रास्ते में. झाड़ू लगाइए, उठाइए. प्रॉपर ऑडिटिंग एंड प्रॉपर रिकवरी. टैक्स कलेक्टर का डेफिनेशन क्या है? टैक्स कलेक्ट करना, दूसरों के जेब में हाथ डाल के टैक्स निकाल के ट्रेजरी में जमा कराने का. जो नहीं दे रहे टैक्स, और जो नहीं दे रहे उसको ना कहें कि जी आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो. टैक्स नहीं दे रहे हो बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स की कोताही है. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्लीज यूज टेक्नोलॉजी. आप देखिएगा आपका Exactly, करप्शन जो भी उनके कम घर हो के bills जाएगा, आ रहे हैं, करप्शन चीजें आ भी रही कम हो हैं. जाएगा, एवेशन भी कम हो जाएगा, एंड एवरीबडी विल बिकम डॉक्यूमेंटेड. आप ये देखिए आजकल कैश इकोनॉमी क्या है. 46 to 48% कैश इकोनॉमी चली गई है. बल्कि आप इसको रेगुलेट करें कि बैंक से इतने से ज़्यादा 60% से ज़्यादा आपका जो रेवेन्यू है शुड बी ओनली गोइंग थ्रू कैश ट्रांजैक्शंस, नहीं होने चाहिए थ्रू द बैंकिंग होने चाहिए. Right. आज ऐसी कंपनीज है 80% जो ट्रांजैक्शन है, 90% ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन है. राइट सर, आपने ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के बारे में बात की. आपने ये भी कहा कि जो स्टील सेक्टर के अंदर जिनके नाम है वो टैक्स भी देते हैं, डॉक्यूमेंटेड भी हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर फुलफिल करते हैं. लेकिन सर जो लोग विदाउट एनी नेम चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में फ्लरिश कर रहे हैं. अगर कोई घर बनाने के लिए ठेकेदार या कोई बिल्डर खड़ा होता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक तो वही जो डॉक्यूमेंटेड जो सेक्टर है या इंडस्ट्री है, और एक वो जो विदाउट एनी नेम चल रही है. उनके पास चीज़ें भी ओरिजिनल होती हैं और चीजें भी बिल्कुल जबरदस्त होती हैं. तो सर ये भी बताइए ना, यहाँ पे क्या इशू है? 10,000-15,000 रुपए कम दाम पे कम दाम बेचने में वाले बेच हैं. देते हैं. तो सर उनका क्या इशू है? उसका उनका क्या इशू सॉल्यूशन यही है? है, मैं कह रहा हूँ नताशा बीबी, उसका इशू यही है कि हुकूमत को दे हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, दे हैव टू यूज व्हाट वी हैव सजेस्टेड टू देम. हमारी मैं अभी आया हूँ पिछले 4 दिन पहले, 5 दिन इस्लामाबाद काट के रमज़ान के महीने में मैं जाके आया हूँ. सब लोग से मुलाकात की है. चेयरमैन FBR, मिनिस्टर फॉर रेवेन्यूज़, रज़ाक दाऊद साहब, सेक्रेटरी प्रोडक्शन, सबसे मैं मिल के आया हूँ. उनको जब असल में दे विल हैव टू मेक अप देयर माइंड्स कि हमें करना है. राइट. करके हम दिखा देंगे, वी विल बी एबल टू. और ये जो आप कह रहे हैं कि सब स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है जब तक बंद नहीं होगी, वी आर सिटिंग इन अ सीस्मिक जोन. एक सीस्मिक जोन पे बैठे हुए. अल्लाह न करे, हम दुआ करते हैं कि कराची के अंदर में और पाकिस्तान में कोई जलजला ना आए. सर रमजान है, अल्लाह ताला रहम करेंगे.
will be बिल्कुल, नहीं रहम हम तो दुआ अल्लाह मियाँ गो हैं, है, अल्लाह ताला रहम रहम तो करेंगे अल्लाह मियाँ और है, कराची के मगर ऊपर हमें खास करम एहतियात करेंगे। करनी है, बिल्कुल हमें एहतियात करनी हमें है सर। स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। जी सर, बिल्कुल हमको हमें हाई क्वालिटी मटेरियल्स क्या नाम है जो है इसको यूज करना है अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर में। एग्जैक्टली ये बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज के मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 99,671 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 85,542 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1789.77 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 62.98 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 66.59 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 181 रुपीस, सेलिंग वाज 183, यूके पाउंड बाइंग रही 210 रुपीस, सेलिंग वाज 213 रुपीस, यूएस डॉलर बाइंग रही 152.50, सेलिंग वाज 153.40, चाइनीज yuan बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65, सऊदी रियाल बाइंग एट 40.30, सेलिंग वाज 40.90, यूएई दिरहम बाइंग एट 41.30, सेलिंग वाज 42 रुपीस, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वाज 484 रुपीस, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वाज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं ऑयल प्राइस को जो पॉज नजर आ रहे हैं 62 टू 66 डॉलर के अराउंड। इट मींस कि यहाँ पे गुंजाइश मौजूद है और जैसे ही कंजम्पशन में इजाफा होगा यहाँ पर भी कुछ हम देख सकते हैं, एक पॉजिटिव ग्रोथ आ सकती है। सर वन लाइनर में चाहूंगी अब्बास साहब को कुछ आप बताइए स्टील सेक्टर के बारे में। वन लाइनर सर। वन लाइनर स्टील सेक्टर, द गवर्नमेंट हैज टू सिट डाउन विद अस, और जो रेंट सीकर्स हैं और जो टैक्स एवेडर्स हैं राइट उनसे बात करना बंद कर दें, और हमारी डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है PLSP, उनके साथ बैठे हम उनको रोड मैप देंगे, रेवेन्यूज़ कैसे इंक्रीज करना, चोरों को कैसे पकड़ना, टैक्स एवेडर्स को कैसे पकड़ना, और सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन किस तरीके से बंद हो सकता है। थैंक यू सो मच अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने कराची के इश्यूज़ पर, स्टील सेक्टर के ऊपर और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से डिटेल में डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।